Hey NEET aspirants, welcome to Magnet Brains IIT JEE and NEET चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। मैं हूं आयुषी, आपकी नीट केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज भाई हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर 11th नीट केमिस्ट्री का। नाम आपके सामने है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो यार काफी सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि मैम एटॉमिक स्ट्रक्चर तो ऐसा है कि थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है। ठीक है, माना वो चैप्टर है ऐसा बेटा कि एक बार में नहीं समझ आएगा, आपको 2, 3, 4 बार उसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन स्टिल बहुत हद तक कोशिश की है कि आपके लिए कॉन्सेप्ट्स इजी हो। ठीक है, चलिए बाकी एक चीज ध्यान रखना, एटॉमिक स्ट्रक्चर है माना थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चंस उससे इजी पूछे जाते हैं। ये चीज आपको अभी तक पता लग गई होगी अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली होगी, साथ ही साथ उस चैप्टर से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए होंगे तो। ठीक है, चलो देखो यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना जरूर करना चाहिए, क्योंकि उससे आता है एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस अंदर कि ठीक है, हाँ चीजें हमसे बन रही हैं, जो हमने पढ़ा है वो सही पढ़ा है। ठीक है ना। तो रही बात एटॉमिक स्ट्रक्चर की यार, तो उसमें से कहां से क्वेश्चन आएगा ये चीज आपको अभी तक पता लग गई होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा लेना। ठीक है, अब उस चैप्टर को वहीं छोड़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टी के साथ, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर है। प्लस एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि इस चैप्टर में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यार 10th स्टैंडर्ड से ये चैप्टर पढ़कर यहाँ 11th स्टैंडर्ड में आए हो, है ना। 10th में हमने इसका थोड़ा बहुत तो कुछ देख लिया था, बिल्कुल उसी को बिल्ड करके आगे अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर के साथ। ठीक है, चलिए आज जो हमारे सब टॉपिक्स रहेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन टू क्लासिफिकेशन। सिंपली इंट्रोडक्शन जानेंगे, किस तरह से हिस्ट्री थी, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसी क्या रही थी, बाकी पीरियोडिक लॉज क्या थे, ये सारी चीजें आज के सेशन में हम बहुत बेसिक बातें करने वाले हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो नीट कोर्स मॉड्यूल थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ मैं आपके साथ। देखो सबसे पहली चीज एज यू नो जो आपको मिलती है वो है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस। फिर बेटा आपको मिलते हैं डीपीपीज इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, और वेबसाइट पर बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है। अगली चीज है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन वीडियोस, सेम ये भी आपको सेम लोकेशन पर मिल जाएंगे। ठीक है, हर एक चैप्टर के आपको एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं ताकि प्रैक्टिस करो, हर एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से जैसे आपसे पूछा गया है वो चीज देख लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस हाईली इंपॉर्टेंट, डाउट सॉल्विंग सेशंस या इंटरैक्टिव सेशंस या क्विजेस आपके साथ रख लिए जाते हैं ताकि भाई आपका और हमारा इंटरेक्शन बना रहे, कुछ फन एक्टिविटीज हो जाएं। ठीक है, चलिए वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज पर वर्क चल रहा है, आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड होंगी गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन, ये सारी चीजें आपके नीट कोर्स मॉड्यूल में हैं और तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए यूनिवर्सली आपको मिल जाते हैं। चलिए ठीक है, तो ये तो रही बात आपकी मॉड्यूल की। अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज के साथ में। आज के सेशन में जो बात करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन इस पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है उस पर थोड़ी सी बात कर ली जाए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज बेटा इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट सबसे पहली चीज तो हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखने वाले हैं। सारा का सारा जितना भी हमारा मटेरियल है पीरियोडिक टेबल में जो हम पढ़ने वाले हैं वो किस तरह से आगे बढ़ा, किस तरह से चीजें आई, तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल स्टडी करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में अगली चीज क्या देखेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, चलिए आप लोग काफी हद तक फेमिलियर होंगे इन दोनों ही बातों से, क्योंकि यार देखो ये चैप्टर ना हमने 10th में पढ़ा था। ठीक है, ये चैप्टर हमने 10th में पढ़ा था, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। कुछ चीजें फेमिलियर होंगी, भूल गए हो तो रिवाइज कर लेना। चलो अगला है जो हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है। हाउ इज दिस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, हाउ इज द
periodic classification how is the periodic classification a result of electronic configurations? ठीक है, क्लियर है कि मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम स्टडी करते हैं इनका कैसे रिलेशन है, जो हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे रिलेटेड है, ये चीज देखेंगे। एंड फाइनल चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टडी करनी है वो है ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लियर है, सही बात है इतनी। चलो, तो ये सारी बातें इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या देखेंगे? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, फिर ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम करते हैं आगे स्टडी करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे रिलेटेड है, एंड फाइनली ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये सारी चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ओके, तो आता है सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू क्लासिफिकेशन। इंट्रोडक्शन टू क्लासिफिकेशन, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि स्टार्टिंग कहां से हुई थी। तो बेटा 1800 में इन 1800 क्या आपको पता है कितने एलिमेंट्स नोन थे? जल्दी से बताओ। 1800 में ओनली 31 एलिमेंट्स वर नोन। ठीक है, 1800 में केवल और केवल 31 एलिमेंट्स नोन थे। फिर जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते गए आया 1865 तक कितने एलिमेंट्स का पता चल गया था? 1865 तक बेटा पता चल गया था 63 एलिमेंट्स का। ठीक है, 63 एलिमेंट्स। क्लियर है इतनी बातें? 1800 में केवल 31 एलिमेंट्स। आज प्रेजेंट डे पर हमारे दिमाग में या हमारी इंफॉर्मेशन में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उस टाइम पर 31 एलिमेंट्स नोन थे। 1800 की बात हो रही है, थोड़ा सा टाइम बढ़ा और एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, टोटल कितने हो गए? 63। फिर आगे फिर बात आती है एनसीईआरटी में प्रेजेंट टाइम की। एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट्स बेटा। हाउ मेनी? 114 एलिमेंट्स आर नोन। 114 एलिमेंट्स नोन है एज पर एनसीईआरटी के डाटा के हिसाब से बोल रही हूं मैं आपको। ठीक है ना, चलिए अब ये जो इतने एलिमेंट्स थे या जो भी जितने भी डिस्कवर होते जा रहे थे उनकी यार देखो प्रॉपर्टीज जो हैं, अब इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इनकी इंडिविजुअली प्रॉपर्टी स्टडी करना प्लस इनके जो कंपाउंड्स हैं, ये जो आपस में मिलकर कंपाउंड्स बना रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी स्टडी करना क्या अलग अलग एक एक करके पॉसिबल था? यार 60 या 31 एलिमेंट्स हैं। अब इन 31 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से कितने सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं, कितने सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि हर एक कंपाउंड की इंडिविजुअली स्टडी करना ह्यूमन पोटेंशियल के बस की बात नहीं है? ठीक है, तो जरूरत थी सभी को एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करने की। जितने भी देन नोन एलिमेंट्स थे उस टाइम पर, जितने भी एलिमेंट्स नोन थे, नीड थी बेटा कि हम इनको सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करें। ठीक है, क्लियर है? तो बात आती थी फिर नीड फॉर क्लासिफिकेशन की, या नीड फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि as it was not possible to study the chemical facts
each element, ठीक है, it was not possible to study the chemical facts of each elements, साथ ही साथ and the properties formed by, wait a minute, and the properties of compounds formed by, and the properties of compounds formed by these elements individually ठीक है, इंडिविजुअली की बात आ रही है बेटा. As it was not possible to study the chemical facts of each element, हर एक एलिमेंट का केमिकल फैक्ट वो क्या है, किस तरह की प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक है, साथ ही साथ उनसे जो कंपाउंड्स बन रहे थे उनकी प्रॉपर्टीज को इंडिविजुअली स्टडी करना पॉसिबल नहीं था. इसीलिए साइंटिस्ट्स therefore scientists searched for a systematic way to study these इंडिविजुअली. ठीक है, और ये क्या था, क्लासिफाइंग एलिमेंट्स. क्लियर है, क्या था भाई, क्लासिफाइंग एलिमेंट्स. तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक सिस्टमैटिक वे ढूंढा कि कैसे इन सारे एलिमेंट्स को और इनसे बनाए जाने वाले कंपाउंड्स या इनसे बने हुए कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करें. तो बोला कि भाई क्लासिफाई कर दो. क्लासिफाई कर दो मतलब क्लासेस में डिवाइड कर दो. अब वो किस तरह से डिवीजन हुआ था ये हर एक लेवल पर हम देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला, कहीं पर भी आप हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ लो, सबसे पहला जो आप पड़ाव जिसे बोलते हैं, माइलस्टोन जिसे बोलते हैं, वो आपको क्या मिलेगा, डुबेनियर ट्राइड्स का. आपने साइंटिस्ट का नाम सुना होगा. ठीक है, साइंटिस्ट का नाम क्या है बेटा, साइंटिस्ट का नाम है जॉन डुबेनियर. ओके, सबसे पहले हमारे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज के बारे में सोचा वो थे जॉन डुबेनियर. क्लियर है, तो यहां से स्टार्ट होता है बेटा, यहां से क्या स्टार्ट होता है आपका, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल. जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल. क्लियर है, ये बेटा सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये ट्रेंड्स का आइडिया ना दिमाग में सोचा कि यार कुछ ट्रेंड जैसा भी हो सकता है कि जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज में किसी तरह का ट्रेंड. कैसे देखा, डुबेनियर के फेमस हैं ट्राइड्स, तो बस ट्राइड्स के फॉर्म में देखा. ठीक है, तो क्या आएगा, ये हमारे सबसे पहले साइंटिस्ट थे, इनको नंबर 1 दे दो. चलिए, he was the first to consider the trends या the idea of trends, ऐसा कर लो, idea of trends in the properties of elements. ठीक है, चलिए सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड चीज इन्होंने ये जो सिमिलैरिटी देखी प्रॉपर्टीज में, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी देखी, ये 3 एलिमेंट्स 3 के ग्रुप में देखी. ठीक है, तो जो ट्रेंड था, द ट्रेंड इन सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज, ये किसके फॉर्म में ऑब्जर्व हुआ बेटा, इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड्स. इनके फेमस है ट्राइड्स. ठीक है, अब
ट्रायड्स देख लेते हैं कि क्या क्या जो भी थे इनके ट्रायड्स थे, 3 फेमस ट्रायड्स थे जो आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, तो उनको मैं मेंशन कर लेती हूं यहां पर। देखो फर्स्ट ट्रायड इनका था लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का। सेकेंड ट्रायड था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम का। और क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये इनके ट्राइड्स थे। अब ये ट्राइड्स अरेंज कैसे किए यार? ये जो ट्राइड्स थे ये इस फॉर्मेट में अरेंज थे कि इन दोनों एक्सट्रीम एलिमेंट्स, ये जो एक्सट्रीम एलिमेंट्स हैं, इनके जो एटॉमिक मासेस या आप बोलो एटॉमिक वेट्स हैं, इन दोनों का जो एटॉमिक वेट है ना बेटा, इनका जब हम एवरेज लेंगे तो इसका एटॉमिक वेट निकल कर आ जाएगा। इस तरह की प्रॉपर्टीज इन्होंने देखी। ठीक है, क्लियर है इतना? तो मान लो लिथियम का जो एटॉमिक वेट होता है कितना होता है? लिथियम का 7 होता है, सोडियम का होता है 23, पोटेशियम का कितना होता है? 39। क्लियर है? तो जब इन्होंने क्या किया कि 39 पोटेशियम एंड लिथियम 7, 39 प्लस 7, इन दोनों का मीन एवरेज निकाला, तो ये क्या निकलेगा जाकर बेटा? 9, 10, 16, 6 कैरी ऑन 1, 3, 4, 46/2, 46/2 विच इज इक्वल टू 23। तो ये सोडियम का एटॉमिक वेट आ गया। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, सोडियम का एटॉमिक वेट आ गया। सिमिलरली यहां पर भी देखा गया, कैल्शियम का कितना होता है? 40, बेरियम का 137 एंड स्ट्रोंशियम का कितना है? स्ट्रोंशियम का होता है 88। एग्जैक्टली सेम नहीं आ रहा था, देखो यहां एग्जैक्टली सेम आ गया है, वो एक कोइंसिडेंस की बात है, लेकिन आगे जब हम देखते हैं तो ये एग्जैक्टली सेम नहीं आता है, समवॉट आगे पीछे 0.5 आगे पीछे आता है। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो क्लोरीन के लिए देखा, क्लोरीन के लिए बेटा कितना होता है? 35.5 क्लोरीन का वेट होता है ना? फिर ब्रोमीन का होता है 80, आयोडीन का कितना होता है? 127। ठीक है, जब एवरेज निकाला तो ब्रोमीन के भी नियर अबाउट ही आया, लेकिन ये जो ट्रेंड है ये बहुत लंबा नहीं चला, बहुत आगे तक नहीं चला। मतलब सारे ही जो आज के हमारे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के हिसाब से एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं, ये जो ट्राइड्स का सीक्वेंस है ये सबके लिए अप्लाइड नहीं था, या सबके लिए एप्लीकेबल नहीं था। थ्रू आउट द पीरियोडिक टेबल ये नहीं देखा गया, या फिर जो देन नोन एलिमेंट्स थे उनमें भी पूरी तरह से नहीं सेटिस्फाई हो पाया था या फिट नहीं हो पाया था, तो भाई क्या करना पड़ा? डिस्कार्ड करना पड़ा। क्लियर है इतनी बात? तो यहां पर इन्होंने किसके बेसिस पर किया था बेटा क्लासिफिकेशन? दैट एटॉमिक वेट of second element is the average of atomic weights of other two elements. क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए सही चल रहा है यहां तक। अब रीजन क्या था डिस्कार्ड करने का? कि सिंस लॉ ऑफ ट्राइड्स जो था वो केवल और केवल कुछ ही एलिमेंट्स पर अप्लाई हुआ था, इसीलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया था। तो ये था हमारा क्या? डोबेनियर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स। ठीक है, इसको और हम क्या बोलते हैं? डोबेनियर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स। चलिए, तो ये चीज हमने देख ली फर्स्ट। अगला सेकंड जो था, सेकंड जो आए थे साइंटिस्ट, वो थे बेटा कौन? नाम था न्यूलैंड्स, जो हमारे सेकंड साइंटिस्ट थे। ठीक है, और इन्होंने क्या लॉ दिया था? इन्होंने दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। बुक्स में ऐसा लिखा है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स 1865। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इन्होंने क्या किया था बेटा कि इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया। जल्दी से लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। इन्होंने अरेंज्ड
देन नोन एलिमेंट्स, उस टाइम पर जितने एलिमेंट्स नोन थे, अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। परफेक्ट यहां तक, अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। अब ये जो न्यूलैंड थे ना, ये कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको म्यूजिक में भी इंटरेस्ट था और केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट था। ठीक है, म्यूजिक में भी इंटरेस्ट था, केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट था। ऑक्टेव्स मतलब क्या होता है? जो म्यूजिक में 7 ट्यून्स होती हैं, अगर आप हिंदी में फेमिलियर हो तो इट इज सा रे गा मा पा धा नी, दैट ऑक्टेव्स, उसको हम बोलते हैं क्या? ऑक्टेव्स इंग्लिश में। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस, सा रे गा मा ठीक है, इस तरह से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 ट्यून्स लिख दी हैं जो म्यूजिक में होती हैं। उसके बाद आगे क्या आता है बेटा? सारे गामा पाधा नी सा, अगेन सा आता है ना। ऐसा लग रहा है कि म्यूजिक क्लास चल रही है, मुझे भी ये लग रहा है जैसे मैं म्यूजिक पढ़ा रही हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है, हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ रहे हैं। सा एंड देन अगेन सा, रिपीट हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट हुई, ऐसा न्यूलैंड का मानना था कि जो एलिमेंट्स हैं उन्होंने एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज किए हैं। जब हम इनको क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई? जब हम इनको, अरे जब हम एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे एलिमेंट्स को, तो जो हर एक 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मैच होगी। ये था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, अब इनका जो पीरियोडिक टेबल था या इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था वो कुछ इस तरह से था। ये तो आपके ऑक्टेव्स हो गए। अब इनके नीचे मैं एलिमेंट्स लिख देती हूँ। इनके क्लासिफिकेशन में बेटा लिथियम से स्टार्टिंग थी। ठीक है, हाइड्रोजन आना चाहिए बेशक, मैं मानती हूँ, लेकिन एनसीईआरटी में लिथियम दिया है तो मैं लिथियम ही ले सकती हूँ। ठीक है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन आगे आना चाहिए था, लेकिन 1865 में नोबेल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। ठीक है, फ्लोरीन, नियॉन छोड़ दिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, नोबेल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जिस तरह से, क्या ऑब्जर्व किया बेटा, कि जिस तरह से हर एक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8वां, मतलब ये जो ग्रुप है इनकी प्रॉपर्टीज सेम देखी गई, इनकी प्रॉपर्टीज सेम देखी गई, एंड सो ऑन। हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम देखी गई। देखो अभी प्रेजेंट जो हमें अवेयरनेस है उसके हिसाब से बिल्कुल फ्लोरीन, क्लोरीन तो सेम ही प्रॉपर्टी शो करते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर सेम शो करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस होता है ना। तो ये था भाई न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल, जो उन्होंने देन नोन एलिमेंट्स, उस वक्त पे जो एलिमेंट्स नोन थे उनको अरेंज करके बनाया था। और ये टोटली किसके अकॉर्डिंग्स में था भाई? इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टेव्स। क्या था? न्यूलैंड ने अरेंज किए थे एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। ठीक है, और क्या बोला था? प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th element is similar to first element, not first element। अब आप समझो यहां पर मैं क्या बोल रही हूं,
ये मान लो, सॉरी, ये मान लो हमारा 8 एलिमेंट है, तो इसकी प्रॉपर्टी लिथियम जो फर्स्ट एलिमेंट लिया था इसके सिमिलर है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग्स में आप समझेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट, इज सिमिलर, नॉट सिमिलर री, इट्स सिमिलर, SIMILAR, सिमिलर टू फर्स्ट, ठीक है, क्लियर है। अब दिस वाज ट्रू ओनली अप टू कैल्शियम, ये चीज केवल और केवल बेटा कहां तक ट्रू थी, अप टू कैल्शियम। ये जो ट्रेंड था ट्रू ओनली अप टू कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम यानी कि ये यहां तक, इसके आगे फिर ये चीज फॉलो नहीं हो पाई, इसके आगे ये चीज फॉलो नहीं हो पाई, ठीक है ना। तो यार अब जब यूनिवर्सली थ्रू आउट द पीरियोडिक टेबल फॉलो नहीं हो रही है तो फिर कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्लियर है इतनी, यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। अच्छा, यहां पर मैं एटॉमिक वेट्स नहीं लिख रही हूं इंडिविजुअली सबके, ये आप एनसीईआरटी में रेफर कर सकते हो। चलिए, तो ये था भाई न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और रीजन बिहाइंड फेलियर क्या थे। रीजन बिहाइंड फेलियर तो नहीं बोलना चाहिए, डीमेरिट्स में बोलूंगी कि क्या डीमेरिट्स रहे जो न्यूलैंड्स लॉ डिस्कार्ड हो गया। डीमेरिट्स, डीमेरिट्स बेटा सबसे पहला क्या था कि एप्लीकेबल था सिर्फ और सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए, एप्लीकेबल ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स, ठीक है। सेकेंड चीज क्या थी भाई, सेकेंड चीज ये थी कि जब नोबेल गैसेस की डिस्कवरी हो गई तो ये लॉ कंप्लीटली फेल हो गया। कैसे, अभी देखेंगे, ठीक है। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैसेस द लॉ डिड नॉट फिट इन, hence discarded। अब देखो, अगर मान लो कि नोबेल गैसेस डिस्कवर हो गए हैं, तो नोबेल गैसेस डिस्कवर हुए थे, उस केस में हमने क्या लिया था, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कुछ गड़बड़ हो रहा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, यार वेट अ मिनट, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। यहां पर देखो, ऑक्टेव्स के हिसाब से जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो 8th एलिमेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज होती थी मैच, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो 8th एलिमेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज होती थी मैच। लेकिन नोबेल गैसेस की डिस्कवरी के बाद ये तो 8th एलिमेंट रहे नहीं, ये तो हो गए भाई 9th एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th एलिमेंट तो ये हो गया, ये तो हो गया 9th एलिमेंट। तो आपको नहीं लगता कि नोबेल गैसेस और लिथियम में जमीन आसमान का फर्क है प्रॉपर्टीज में, है ना, क्लियर है। तो इसीलिए ये लॉ डिस्कार्ड कर दिया था कि अब वो जो ऑक्टेव्स वाला रूल है भाई, वो जस्टिफाई नहीं हो रहा था, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, इसके बाद जो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, या आप कह सकते हो कि जो क्लोजेस्ट अप्रोच थी हमारा जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसकी तरफ, वो किसने भाई डिवाइस करी, वो डिवाइस करी आपके मेंडलीव साहब ने, ठीक है। इन्होंने फाउंडेशन ले किया कि भाई पहला पीरियोडिक लॉ हम दे देंगे, तो ही गेव द फर्स्ट पीरियोडिक लॉ, गेव फर्स्ट पीरियोडिक लॉ, ठीक है। इनका किस तरह से, मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल था किस तरह से था, ये मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि
इन्हीं के साथ साथ, इनके साथ नहीं मतलब इन्हीं के टाइम पर, मेंडलीव के टाइम पर ही एक और साइंटिस्ट थे, एक और साइंटिस्ट थे बेटा जिनका नाम था लोथार मेयर। लोथार मेयर, दोनों ने साथ में काम किया था और दोनों की जो एनालिसिस थी ना वो सेम थी। फिर मेंडलीव सर की क्यों ली गई? इन्होंने और मेंडलीव ने दोनों ने ही जो एलिमेंट्स नोन थे उस टाइम पर उन्हें अरेंज किया था एटॉमिक वेट्स, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स के ट्रेंड में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके लोथार मेयर के क्लासिफिकेशन में जो हम पढ़ते हैं वो ये है कि इन्होंने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि एटॉमिक वॉल्यूम या फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इस टाइप की प्रॉपर्टीज को एटॉमिक वेट के अगेंस्ट ग्राफ किया था, एटॉमिक वेट के अगेंस्ट ग्राफ किया था। ठीक है, अब इसको जरा स्टडी करते हैं किस तरह से ग्राफ किया था। मान लो यहां ले रही हूं मैं क्या, एटॉमिक वेट, और यहां मैंने क्या ले लिया, यहां ले लिया मैंने एटॉमिक वॉल्यूम। क्लियर है? ठीक है, एटॉमिक वेट यहां पर ले लिया, एटॉमिक वॉल्यूम वाई एक्सिस पर ले लिया। ग्राफ जो देखा गया, जो प्लॉट देखा गया वो कुछ इस फॉर्मेट में देखा गया। ठीक है, जो प्लॉट देखा गया वो इस फॉर्मेट में देखा गया। अब उन्होंने बोला यार कि मान लो जो भी ए बी सी एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट है उनका हमें प्लॉट कुछ इस तरह से मिल रहा है। एक ग्रुप के एलिमेंट का प्लॉट हमें कुछ इस तरह से मिल रहा है। ठीक है, दूसरे ग्रुप के एलिमेंट का प्लॉट हमें किस तरह से मिल रहा है भाई? कुछ इस तरह से मिल रहा है यहां पर। ठीक है, तीसरे एलिमेंट का प्लॉट हमें कैसे मिला? कुछ यहां मिला, यहां पर इस तरह से हमें प्लॉट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये जो जगह है ना जहां पर प्लॉट सेम मिल रहा है, मतलब टॉप मोस्ट पोजिशन पर जिन एलिमेंट्स के प्लॉट मिल रहे हैं, असेंडिंग पोजिशन पर जिन एलिमेंट्स के प्लॉट मिल रहे हैं, या लोएस्ट पोजिशन पर जिन एलिमेंट्स के प्लॉट मिल रहे हैं, जो पोजिशन है वो क्या जस्टिफाई करती है या वो क्या सिंबलाइज करती है कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं जिनके प्लॉट्स हमें सेम पोजीशन में मिल रहे हैं, या ये वाले जो एलिमेंट्स हैं जिनके सेम पोजीशन में मिल रहे हैं, या ये वाले जो एलिमेंट्स हैं जिनके सेम पोजीशन में मिल रहे हैं। मान लो ये फ्लोरीन का है, ये ब्रोमीन का प्लॉट हमें यहाँ मिला, आयोडीन का प्लॉट हमें यहाँ मिला, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। एक सेकेंड, नॉट ब्रोमीन, ये हो जाएगा क्लोरीन एंड देन यहाँ ब्रोमीन, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम है। जस्ट एन एग्जांपल, हमें बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है ये। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन की जो प्रॉपर्टीज हैं ये बिल्कुल क्या है? सेम है। क्यों? क्योंकि इनके प्लॉट्स जो हैं सेम पोजीशन में हमें मिले। ये लोथार मेयर का कहना था। इनका जो बेटा कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन था अपनी बात को रखने का, वो ग्राफिकल फॉर्म में था। वो क्या था? ग्राफिकल फॉर्म में था। अब वर्सेस एटॉमिक वेट, यहां से हमें पता चल रहा है कि जो रिप्रेजेंटेशन था, रिप्रेजेंटेशन डाटा का, REPRE SENTATION, रिप्रेजेंटेशन कैसा था बेटा? ग्राफिकल। अब एक्सेप्ट इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि था जरा कंफ्यूजिंग। अगर यही टेबल फॉर्म में दिख जाए कि हाँ भाई ये एलिमेंट्स बिल्कुल, अब जैसे ये बोल रहे हैं ना कि जिनमें प्लॉट्स की पोजीशन सेम मिली, इन्हीं को आप टेबल फॉर्म में अरेंज कर देते, अगर आपका कहना ऐसा था तो ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती, ज्यादा अच्छे से समझ आता। तो बस यही रीजन था कि लोथार मेयर का जो भी क्लासिफिकेशन है वो इतना ज्यादा नहीं वाइडली एक्सेप्ट हुआ, जबकि बात इन्होंने सेम बताई थी जो मेंडलीव ने बताई थी। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहला पीरियोडिक लॉ दिया था और किस फॉर्मेट में अरेंज किया था एलिमेंट्स को? अगेन सेम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स। ही अरेंज्ड एलिमेंट्स in
increasing order of atomic weights. Arranged elements in increasing order of atomic weights. Clear है यहाँ तक सारी बातें? अब इनका जो रिप्रेजेंटेशन था ना बेटा, ये था इन द फॉर्म ऑफ टेबल फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में था। या ये जो टेबुलर फॉर्म था, इसको हम स्पेसिफिकली कैसे देखते हैं ये चीज अभी समझेंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या देखा कि जब ये अरेंज कर रहे हैं, जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स में अरेंज कर रहे हैं, ही ऑब्जर्व्ड सिमिलैरिटी in the properties at regular interval. ठीक है, ये प्रॉपर्टीज कौन सी भाई? वही केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें इन्होंने क्या देखा? ट्रेंड देखा। क्लियर है यहां तक सारी चीजें? यहां से निकल कर आता है अब पीरियोडिक लॉ। पहला पीरियोडिक लॉ जो हमारे साइंटिस्ट ने दिया था, जिनकी थोड़ी सी स्पेलिंग सही करनी पड़ेगी हमको यार। देखो अब ये स्पेलिंग वगैरह ना, एक तो इतने टफ टफ नाम होते हैं, तो डू नॉट माइंड, बिल्कुल माइंड नहीं करेगा कोई। तुम लोग बता दो एक बार में, चलो फटाक से स्पेलिंग बताओ मुझे। अभी ठीक है, मेंडलीव, ठीक है ना। चलो बात करेंगे किसकी? पीरियोडिक लॉ की। पीरियोडिक लॉ क्या था जो मेंडलीव ने दिया था? पीरियोडिक लॉ वो क्या था? वो कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, क्या कहता है बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक मतलब कोई भी चीज पीरियोडिक, पीरियोडिक है मतलब क्या है? रिपीट हो रही है। पीरियोडिक मोशन पढ़ा है ना, पीरियोडिक मोशन पढ़ा है। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के बेसिस पर ये अभी सारी कहानी चल रही है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में हम चेंज देखेंगे, एटॉमिक वेट चेंज होकर एटॉमिक नंबर हो जाता है, दैट इज ऑल। वो है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो ये जो फर्स्ट पीरियोडिक लॉ मेंडलीव ने दिया था, इनके हिसाब से प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मतलब कंटिन्यूअसली रिपीट होना। कंटिन्यूअसली क्या? रिपीट होना। पीरियोडिक मोशन मतलब रिपीट हो रहा है। पेंडुलम का मोशन कैसा होता है? पीरियोडिक, वही होता रहता है, ठीक है। तो यहीं पर जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, वो वही आ रही हैं, वही दोहराई जा रही हैं 3 बार 4 बार, बिकॉज ऑफ एटॉमिक वेट, ऐसा पीरियोडिक लॉ ने बोला था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि मेंडलीव ने जो एलिमेंट्स अरेंज किए थे, मेंडलीव अरेंज्ड एलिमेंट्स in horizontal rows and vertical columns such that elements showing similarity in properties came in same group, या आप इसको क्या कह सकते हो? ग्रुप सेम है मतलब कि क्या सेम है बेटा? ग्रुप सेम है मतलब वर्टिकल कॉलम सेम है। क्लियर है?
क्या बोला कि मेंडलीव अरेंज एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स सच दैट एलिमेंट्स शोइंग सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज केम इन द सेम वर्टिकल कॉलम। मतलब हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में कुछ इस तरह से अरेंज किया था। ये है हमारे हॉरिजॉन्टल रोज, ये है वर्टिकल कॉलम्स, और आ गए थे फिर मेंडलीव के सारे एलिमेंट्स किस बेसिस पर बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। ठीक है, अब इनका जो भी है टेबल वो अभी हम देखेंगे आगे अच्छे से। ठीक है, यहां तक बातें आपको क्लियर है? चलिए, अब इन्होंने क्या नोटिस किया कि सम एलिमेंट्स डिड नॉट फिट इन, कुछ एलिमेंट्स जो थे वो फिट इन नहीं कर पा रहे थे। कब? अभी आगे बात करेंगे। तो इन्होंने क्या कर दिया कि गैप्स छोड़ दिए। ये सारी बातें अब एक एक करके करेंगे। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं आपको? ये है हमारे हॉरिजॉन्टल रोज, ये है वर्टिकल कॉलम्स, और इन्हीं में इन्होंने क्या किए थे? अपने एलिमेंट्स जो भी थे उनको अरेंज किया था सच दैट जो सेम प्रॉपर्टी वाले हैं बेटा वो एक के नीचे एक आते जाएं। अब अरेंज करने के टाइम पर इन्होंने जिन प्रॉपर्टीज पर मेन फोकस किया था वो था एक तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका, एम्पिरिकल फॉर्मूला। दूसरा क्या था बेटा? दूसरा था प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो इन दो चीजों पर या इनकी सिमिलैरिटीज, एम्पिरिकल फॉर्मूला की सिमिलैरिटी देखी गई और प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स में भी सिमिलैरिटी देखी गई, उसके बेसिस पर अरेंज किया। इंपॉर्टेंट एक बात यह है कि इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब ये अरेंज कर रहे थे ना इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के फॉर्म में, तो उसमें जो एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज है वो एक के नीचे एक नहीं आ रहे थे, वो एक के नीचे एक नहीं आ पा रहे थे। तो उन्होंने एटॉमिक वेट वाली चीज को साइड में रखा कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के फॉर्मेट में ना अरेंज करके वो अरेंज ज्यादा किस पर फोकस करके करेंगे? सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। ठीक है, क्लियर है? तो क्या ही नोटिस दैट while arranging elements in order of increasing atomic weight, ठीक है, elements with weight, all elements could not fit in, ऐसे कर लो, all elements could not fit in। इसीलिए फिर इन्होंने एटॉमिक वेट वाली चीज को साइड में रखा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो एटॉमिक वेट हम एलिमेंट्स का पुट कर रहे हैं या उस ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं उसको थोड़ा साइड में रखते हैं और केवल प्रोफेस या केवल फोकस करते हैं किस पर? प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटीज पर। ठीक है, तो he noticed that while arranging elements in order of increasing atomic weight, all elements could not fit in. So, therefore, he switched to arranging elements based on similarity in property। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर जो मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है वो है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो जानते ही हो आप, ठीक है ना। फ्लोरीन किस ग्रुप का है बेटा? ग्रुप नंबर 7 का, और उसके जस्ट साइड में ग्रुप 6 था। अभी समझेंगे ये वाला, बाकी आगे और भी ग्रुप्स हैं, अभी मैं आपको केवल जो सेक्शन अंडर ऑब्जर्वेशन है वो बता रही हूँ। ग्रुप 7 में क्या आता है बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना। आयोडीन यहाँ प्लेस्ड था किनके पीरियोडिक टेबल में? मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में
इसके जस्ट अगेंस्ट बेटा क्या आता है, इसके जस्ट अगेंस्ट 7th पीरियड में अगर हम जरा ऑब्जर्व करते हैं मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, थोड़ा सा आगे चलकर, ओके यहां पर देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो टेलुरियम है इसका मास देखो 128, यहां पर आयोडीन का मास देखो 127। ठीक है, देख लिया, इतनी चीज देख ली। अब वापस आ जाओ, वन 128 बेटा टेलुरियम का मास एंड 127 इसका मास। क्या जस्टिफाई कर रहा है ये सब, ये डाटा जस्टिफाई क्या कर रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे जाते तो टेलुरियम यहां आ जाता, जिसकी प्रॉपर्टीज इनसे मैच करती ही नहीं, तो इसीलिए आयोडीन को आगे शिफ्ट कर दिया क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज इस बाकी एलिमेंट से मैच कर रही थी। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है उनको एक ही ग्रुप में रखा, कीपिंग असाइड द फैक्ट कि एटॉमिक वेट्स मैटर कर रहे हैं। ठीक है ना, यहां तक सही चल रहा है सब कुछ। ठीक है, चलिए, तो एक एग्जाम्पल हमारा ये रहा। फिर दूसरा पॉइंट जो था, दूसरा पॉइंट ये था कि उस टाइम पर देखो सारे एलिमेंट्स तो डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन जब मेंडलीव ने अपने एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा यार कि कुछ गैप तो है प्रॉपर्टीज में। मतलब उन्हें क्या समझ आया, देखो मान लो यहां पर पीरियोडिक टेबल देखते हैं इनका, जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, फिर आना चाहिए था एक और एलिमेंट, एक और एलिमेंट। ये जो गैप्स दिख रहे हैं आपको, छूटे हुए गैप्स दिख रहे हैं, ये गैप्स मेंडलीव ने जान करके छोड़े, मतलब नोइंगली छोड़े। उनको ऐसा प्रेडिक्शन था कि भाई अभी सारे एलिमेंट्स नोन नहीं है, बट इन फ्यूचर वो एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाएंगे जिनको हम यहां प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे और सिलिकॉन के जस्ट नीचे जो एलिमेंट आना चाहिए था वो था आपका गैलियम एंड जर्मेनियम बाय डिफॉल्ट आज के पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, लेकिन उस टाइम पर वो गैप बेटा खाली छूटा था। ठीक है ना, वो गैप क्या था, खाली छूटा था, तो इसीलिए उन एलिमेंट्स को क्या नाम दे दिया था, एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे और सिलिकॉन के जस्ट नीचे जो अभी अभी हमने गैप देखा, एक का एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के जस्ट नीचे वाले को क्या नाम दिया भाई, एक का सिलिकॉन, EKA सिलिकॉन। कमिंग टाइम में इन एलिमेंट्स को क्या देखा कि भाई ये तो गैलियम है और ये जर्मेनियम है, बिल्कुल वैसी ही प्रॉपर्टीज हैं जैसी किन्होंने मेंडलीव ने प्रेडिक्ट करी थी। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट बनेगी भाई कि ड्यूरिंग दिस, जब ये क्लासिफाई कर रहे थे ना एलिमेंट्स को, तो इन्होंने देखा कि सेम एलिमेंट्स, क्या देखा भाई कि ड्यूरिंग दिस ही प्रपोज दैट सम एलिमेंट्स वर अनडिस्कवर्ड, हेंस ही लेफ्ट गैप्स, कुछ गैप्स इन्होंने छोड़ दिए। During arranging elements, he observed that some properties were, some properties nahi, some elements were missing, hence he left gaps for undiscovered elements। ठीक है, अब ना केवल इन्होंने उनकी एग्जिस्टेंस बताई बल्कि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी प्रेडिक्ट करी। ठीक है, क्या, किस तरह से कि ये जो एलिमेंट फाइंड होगा, एका एल्यूमिनियम या एका सिलिकॉन की जगह जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स फाइंड होंगे, इनकी किस तरह की बेटा प्रॉपर्टीज, एटॉमिक वेट बताया, आपके एनसीईआरटी में टेबल है एक अलग से, एटॉमिक वेट बताया, डेंसिटी बताई, मेल्टिंग पॉइंट, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड एंड फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड।
इतनी सारी बातें इन एलिमेंट्स जो डिस्कवर नहीं हुए थे उनके बारे में भी बता दी। क्लियर है? ठीक है ना। चलो अब जैसे एटॉमिक वेट डेंसिटी तो ठीक है, आप डाटा एनसीईआरटी से देख लोगे। मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो की फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड क्या बताया था इन्होंने कि मान लो एलिमेंट जो भी है एल्यूमिनियम के नीचे है ना बेटा, एल्यूमिनियम किस तरह की ऑक्साइड बनाता है, Al2O3। तो जो भी मेटल या जो भी एलिमेंट होगा उसकी ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा E2O3। एंड वाकई में गैलियम की ऑक्साइड का फॉर्मूला है Ga2O3। ठीक है। सिमिलरली जर्मेनियम के केस में बात करें बेटा तो सिलिकॉन कैसी ऑक्साइड बनाता है, SiO2। जर्मेनियम भी कैसी बनाएगा, GeO2। ठीक है। क्यों? सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। ओके, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2 या अगेन 2-। तो GeO2 इनका हो गया। कॉमन अगर देखना है जैसे E2O5, E2O3 यहां पर है तो यहां पर क्या हो जाएगा, EO2, EO2। तो ये सब आपका एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। चलिए अगली चीज है फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड। तो AlCl3 इनका फॉर्मूला क्या बनता है भाई, AlCl3। तो गैलियम का क्या बनेगा, जो भी एलिमेंट है, मान लो हमें नहीं पता गैलियम है यार, एलिमेंट ECl3, तो GaCl3 हो जाएगा आपका क्लोराइड का फॉर्मूला। सिमिलरली यहां पर जर्मेनियम की क्लोराइड का फॉर्मूला अगर बताना है तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। जर्मेनियम की क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा आपका GeCl4, GeCl4। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि क्लोराइड और क्लोराइड की वैलेंसी तो एक ही होती है। और सिलिकॉन, सिलिकॉन इज 4, क्रिस क्रॉसिंग करी तो जो भी है GeCl4। ठीक है ना। तो इतनी बातें बेटा जो हमने इंट्रोडक्शन टू क्लासिफिकेशन में कवर करनी थी ये सारी देख ली। ठीक है, चलो फटाफट से एक बार ब्रश अप कर लेते हैं। देखो इंट्रोडक्शन में क्या था, इन द वेरी बिगनिंग एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहले क्लासिफिकेशन जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था, कोई प्रॉपर्टी नहीं, सीधे जो भी एलिमेंट्स थे उनको क्लासिफाई कर दिया था, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। ठीक है, फिर उसके बाद मेटलॉइड्स भी डिस्कवर हुए तो आ गई दिक्कत। After the discovery of a very large number of elements, the need for their classification in small groups was felt. बहुत सारे एलिमेंट्स यार, कुछ एलिमेंट्स थे तो चलो हमने उनको क्लासिफाई कर दिया मेटल्स और नॉन मेटल्स के फॉर्म में, लेकिन अब बाकी जब ज्यादा डिस्कवर होते गए तो फिर परेशानी आने लगी। इसको ईज करने के लिए साइंटिस्ट ने, इनके केमिकल फैक्ट्स जानने के लिए, इंडिविजुअली सेपरेटली स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन अडॉप्ट किया। चलो, after establishment of Dalton's atomic theory, chemists took atomic mass as fundamental property. Atomic mass is fundamental property of element and tried to seek relationship between the properties of elements and their atomic mass. In fact हमारा जो periodic law है वो भी यही बोलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर आए थे न्यूलैंड। न्यूलैंड ने क्या बोला था, न्यूलैंड प्रपोज्ड अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुपिंग द एलिमेंट्स इन सिमिलर प्रॉपर्टीज। कैसे, वही 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है रिपीट हो रही है, इट इज सेम एज द फर्स्ट वन। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, बिल्कुल एटॉमिक वेट या एटॉमिक मासेस एक ही बात है, जब इस फॉर्मेट में एलिमेंट्स को अरेंज किया था तो प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट वाज रिजेंबल्ड टू द फर्स्ट वन। ठीक है, on the basis of above observation, Newland proposed his law, which is known as Newland's law of octaves, due to similarity of musical vowel, again सा रे गामा सेम चीज। ठीक है, इसके बाद ये सा और सा, ये फर्स्ट नोट है बेटा और ये नॉट सेकेंड, ये 8th है, रिपीट हो रहा है। सिमिलरली बोल दिया कि एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टीज जो हैं रिपीट होंगी। ये है हमारे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का। अगेन इनका ऑर्डर क्या था, इंक्रीज इन एटॉमिक मासेस का, यहाँ पर इंडिविजुअली एटॉमिक मासेस। बाकी अगेन ये देखो सा रे गा मा एंड सो ऑन। तो इसके अगेंस्ट हाइड्रोजन फर्स्ट होना चाहिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर आएगा सोडियम, ये 8th है बेटा, तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो कर रही थी मैच। लेकिन फिर क्या ड्रॉबैक्स आए कि सिर्फ और सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए काम कर रहा था ये लॉ। ही फेल्ड इन द केस ऑफ हेवियर एलिमेंट्स, एक ही बात।
आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस या नोबेल गैसेस, ये चीज तो डिस्कार्ड हो गई क्योंकि अब नोबेल गैसेस 8th एलिमेंट थी, ठीक है। चलो, और 8th एलिमेंट नोबेल गैसेस की प्रॉपर्टीज तो नहीं मैच होती थी। फिर सबसे फर्स्ट जो हमने पढ़ा था वो था डोबेनियर। डोबेनियर के ट्राइड्स यहाँ पर हैं, इनका जो भी एटॉमिक मास है, एक्सट्रीम एलिमेंट्स का जो भी एटॉमिक मास है वो इसका एवरेज होता है, या इन दोनों का जो एवरेज निकालते हैं, इन दोनों का जो एवरेज निकालते हैं वो ये आता है। देख ली ये चीज, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि नियरली इक्वल भी चलेगा, एग्जैक्टली इक्वल यहाँ पर फर्स्ट केस में कोइंसिडेंस है, नियरली इक्वल भी चलेगा। तो 88 यहाँ है, 88.5, 81.25, 80 यहाँ आया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये ट्रेंड देखा था अपने एंड से, पूरी तरह तो नहीं हुआ था ना फॉलो, तो ये भी डिसमिस हो गया था, ठीक है। फिर आए थे मेंडलीव। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया विच स्टेट्स दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, कौन सी प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मासेस के। अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। वहां पर कुछ नहीं होगा बेटा, ये जो एटॉमिक मासेस है चेंज होकर एटॉमिक वेट्स, एटॉमिक नंबर आ जाएगा, नॉट एटॉमिक वेट्स, एटॉमिक नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इस लॉ के बेसिस पर ही अरेंज नोन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल नोन एज द पीरियोडिक टेबल। If the elements arranged according to the atomic weight exhibit an evident periodicity of properties, in this periodic table some places, not same, some places जो थे वो खाली छोड़ दिए थे, which were not discovered at that time. Magnitude of the atomic weights determines the character of the element. Properties and names of unknown elements were predicted on the basis of periodic law. जैसे कि पढ़ लिया भाई, एका बोरॉन, एका जर्मेनियम, एका सिलिकॉन, all of these, ठीक है। It consists of 8 groups and 7 periods. बाकी according to this periodic table he gave a systematic way to study the elements. ये था हमारा क्या, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। देखो, गैप्स की भी हमने बात कर ली थी, गैप्स की भी हमने बात कर ली थी, ठीक है ना, जितने भी गैप्स हैं। और ये जो एनोमली है, ये जो एनोमली है कि टेलेरियम का वेट ज्यादा होने के बावजूद भी आयोडीन को बाद में क्यों प्लेस किया है, तो उन्होंने किसको प्रेफरेंस देना स्टार्ट किया, सिमिलर प्रॉपर्टीज को प्रेफरेंस देना स्टार्ट किया था, इसीलिए आयोडीन यहां पर आ गया, ठीक है। चलो, ओके, तो यहां तक हुआ हमारा आज का सेशन, और अब नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे आगे का चैप्टर, ठीक है। तो भूलना मत, ज्वाइन कर लेना बिल्कुल, और शेयर कर दीजिए जल्दी से ये वाला सेशन। बाकी एज यू नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम केजी से लेकर बेटा 12th तक। ये तो एक बात। अपार्ट फ्रॉम दैट, दीज आर टॉप नॉच कोर्सेज जो कि अवेलेबल हैं, जिसमें IIT JEE या नीट से आप फेमिलियर होंगे बहुत अच्छे से, तो अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बताएंगे, ठीक है। चलिए, बाकी सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है इस प्लेटफॉर्म के बारे में वो ये है, या जो भी कोर्स बेटा या जितने भी कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमें किसी भी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करना है, कोई कूपन कोड एप्लीकेबल नहीं रहेगा, साथ ही साथ एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली 100% फ्री, चाहे फिर वो आपके लेक्चर्स हो या DPPs हो या DPP के सोल्यूशन वीडियोस हो, ठीक है। तो इतना सारा क्वालिटी मटेरियल आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है, तो और क्या चाहिए यार, है ना। चलिए, बाकी आप जुड़े रहने के लिए हमसे YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram पर कनेक्टेड रह सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू लाइक्ड, do share the session, like it and subscribe to the channel. मिलेंगे अगले सेशन में। Thank you so much.